तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक लिखना है। पहला क्वेश्चन, तो विद्युत आवेश का जो ऐसा ही मात्रक है, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक याद रखना है कूलाम होता है, जिसका संकेत होता है C। ठीक है, और उसका भी रीजन है कि C इसलिए होता है क्योंकि COULOMB कूलाम संकेत है, तो C से आया, ये C से। ठीक है, अब कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना विद्युत आवेश होता है, उसी में है दूसरा ऑप्शन, या हाफ नंबर का हो गया आपका और आधा नंबर, फिर यानी एक नंबर इसमें मिलेगा, एक नंबर नीचे वाले में। तो इसी का पहला हो गया ये। दूसरा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो आवेश आपको माइनस में देना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस में होगा, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, दूसरा नंबर में है वोल्ट मीटर का प्रयोग कौन सी भौतिक राशि मापने में की जाती है। तो वोल्ट मीटर एक यंत्र है, ठीक है, इसका प्रयोग किस में होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग विभवांतर मापने में की जाती है, विभवांतर मापने में की जाती है। फिर कह रहा है इसी में क्वेश्चन है दूसरा कि इसे विद्युत परिपथ में किस तरह संयोजित किया जाता है, तो इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। यानी कि जिस प्रतिरोधक का विभवांतर आप नाप रहे हैं, जिस यंत्र का नापना चाहते हैं, उसके दोनों सिरों के जस्ट समांतर क्रम में आपको जोड़ना होगा। ठीक है, जैसे बता रहे देखिए, जैसे कि मान लिया जाए ये प्रतिरोधक है, इस प्रतिरोधक के दोनों सिरों का विभवांतर नापना है, तो इसका विभवांतर कितना है ये नापना है, तो इसको हम लोग इस जगह लगाएंगे ऐसे, ये श्रेणी क्रम हुआ। ठीक, मतलब जस्ट इसके समांतर में ही लगाना है वोल्ट मीटर को, ये वोल्ट मीटर है, तो इस वोल्ट मीटर को जो हम लोग लगाएंगे इसके समांतर क्रम में। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसी धातु को उदाहरण दीजिए कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ऐसी धातु है पारा। पारा ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखिए। चौथा नंबर, याद रखना है कि एल्काइन जो होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र आपको याद रखना है होगा CnH2n-2। ठीक है, ये सूत्र होता है इसका सामान्य सूत्र। पांचवा, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना। याद रखना है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों को चुना था। मटर के पौधों को चुना। ठीक, उसके बाद देखिए छठा नंबर, एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का उदाहरण देना है। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है, तो ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है। ठीक है, ऐसा पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है वो होता है जैव निम्नीकरणीय। तो जैसे सब्जी के छिलके क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, पदार्थ का उदाहरण है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं। उत्पादक अपने ऊर्जा के लिए किस पर निर्भर होते हैं।
उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए, उत्पादक हम लोग पौधों को बोलते हैं और उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर करते हैं। याद रखना है, यहाँ उत्पादक जो बोला जा रहा है इन पौधों को बोला जाता है। ठीक, उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए सूर्य प्रकाश पर निर्भर करते हैं। ये मुख्य है ना। वास्तव में इन्हें क्या क्या चाहिए? वास्तव में इन्हें सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्या क्या चाहिए? जल, खनिज लवण, फिर वायुमंडल से CO2 एवं पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। तो यहाँ याद रखना ये पॉइंट कि उत्पादक हम लोग पौधों को बोलते हैं क्योंकि वही उत्पादन करते हैं, उसी का उपभोग सारे जीव करते हैं, है ना। तो उत्पादक अपनी ऊर्जा के लिए सूर्य प्रकाश पर निर्भर करते हैं, लेकिन वास्तव में केवल सूर्य प्रकाश ही नहीं, और भी इन्हें चाहिए। इन्हें क्या क्या चाहिए? इन्हें चाहिए क्या? साथ में जल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, वायुमंडल से इनको CO2 चाहिए और पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है। ठीक है। तो ये सारा आंसर 7 यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न जो थे उसका आंसर मैंने आपको दिया, और इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में लघुत्तरीय प्रश्न के आंसर होंगे और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न के होंगे। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों को भी बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।